कर दिया जी लाइव है। चलिए अब शांत हो जाइए। पिछले क्लास में आपको पहला चैप्टर प्रारंभ कर दिए थे और जो पहला चैप्टर था वह था भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहला चैप्टर था। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो पहला चैप्टर था, उस पहला चैप्टर में हम लोगों को मूल तौर पर ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम को जानना होता है। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, ये तमाम एक्ट पारित किए हैं। इन एक्टों के विषय में ही जानना होता है। अगर बात पिछले सेशन की हम लोग करें तो पिछले सेशन में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, दोनों एक्ट के विषय में पिछले सेशन में हम आपको बता दिए थे। अब आज के सेशन में हम लोग 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा जो अन्य एक्ट पारित किए गए हैं, जैसे 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, इन तमाम चार्टर एक्टों के विशेषता के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ पढ़ाने के क्रम में हम आपको बता ही देते हैं कि प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये प्रश्न अनेक बार पूछे गए हैं, तो इस प्रकार का बात जो है हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आइए अब जानना प्रारंभ करते हैं जहां से हम लोग पिछले क्लास में छोड़े थे। तो 1793 का चार्टर एक्ट हम लोग जानेंगे, लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है और यहां से प्रश्न न के बराबर ही पूछा जाता है। आज तक कभी नहीं पूछा गया है, 1793 के चार्टर एक्ट से आज तक कभी नहीं प्रश्न पूछा गया है। फिर भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में जो पढ़ाए हैं एक आध गो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। ठीक है, कहां थे जी आप? चलिए, आए थे ना सब लोग क्लास? हाँ, खड़ा होइए। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब लाया गया? बैठ जाइए, बताइएगा। खड़ा होइए आप। हाँ, किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है? हाँ? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बैठ जाइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। हाँ, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो संशोधन हुआ है उसे क्या कहा जाता है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो संशोधन हुआ है उसे क्या कहा जाता है? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं ना।
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन 1786 में हुआ, जिसे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट हम लोग कहते हैं। सिर्फ भर दिन दांत निकालते रहते हैं, पढ़ते उड़ते ना। क्या नाम है? कुंदन। कहां गढ़ है? खगड़िया, गया, वो बगले में है गया। क्या करते हैं बाबूजी? क्या करते हैं? फार्मर हैं, पापा नहीं है, तो इसलिए भर दिन हंसते रहते हैं, पढ़ते उड़ते नहीं है। पिछले क्लास का बात पूछ रहे हैं हम आपसे। बैठ जाइए, चलिए। हाँ, खड़ा होइए, बताइएगा आपको जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। बैठ जाइए, चलिए अब आगे आइए। सत्रह सौ चौरासी के पिट्स इंडिया एक्ट तक हम लोग देख लिए थे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने के लगभग 9 वर्षों बाद, देखिए, सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। फिर आपको 1784 ईस्वी में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, और फिर 1793 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे हम लोग कहते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793 के चार्टर एक्ट का कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी इस एक्ट में ही 1793 के चार्टर एक्ट में ही यह प्रावधान किया गया था, जितने भी ब्रिटिश कंपनी के अधीन अधिकारी और कर्मचारी है, वह भारत में हो या लंदन में हो, सभी को वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। सभी को वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। इसको एक बार फिर से समझिएगा। देखिए, भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, उस कंपनी के अधीन जो अधिकारी और कर्मचारी थे, कुछ कर्मचारी और अधिकारी तो भारत में रह रहे थे, लेकिन कुछ अधिकारी और कर्मचारी कंपनी के अधीन लंदन में रह रहे थे। जैसे कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक संगठन थी, ये दोनों संगठन लंदन में थी। इससे जुड़े अधिकारी रहते थे लंदन में। तो कंपनी से संबंधित जो भी अधिकारी या कर्मचारी थे, चाहे वह भारत में रह रहा हो, चाहे वह लंदन में रह रहा हो, सभी को जो वेतन दिया जाएगा, सभी को जो वेतन दिया जाएगा, वह वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इसको लेकर के प्रावधान 1793 के चार्टर एक्ट में किया गया। फिर 1793 के चार्टर एक्ट में यह भी कहा गया, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक बना रहेगा। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक बना रहेगा। देखिए, ब्रिटेन में अनेकों कंपनियां थी, लेकिन उन अनेकों कंपनियों में
भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था। अर्थात भारत में व्यापार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, दूसरी ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। दूसरी ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी जो है आपको व्यापार कर सकती है। और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को लेकर के अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे 1600 ईस्वी में अगले 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार उस समय की ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने की। मतलब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार एलिजाबेथ प्रथम दी। और एलिजाबेथ प्रथम सिर्फ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दी। लेकिन एलिजाबेथ प्रथम के बाद जब ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम बने तो जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को लेकर यह घोषणा किया कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार देते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार अनिश्चित काल के लिए ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने दिया था। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने दिया था और फिर कंपनी व्यापार करने लगी। लेकिन जब ब्रिटिश संसद कंपनी को भारत में नियंत्रित करने को लेकर कुछ एक्ट पारित करना प्रारंभ किया तो उन एक्टों के जरिए भारत में कंपनी के व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाने लगा। और उसी क्रम में जो 1793 का चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों तक के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त रहेगा। मतलब अगले 20 वर्ष तक भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी, दूसरी कोई कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी। कुछ समझ पा रहे हैं? लिखिए तो। हेडिंग मारिएगा 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। लिखिएगा इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान निम्न है। एक नंबर में ब्रिटिश कंपनी के अधीन अधिकारी और कर्मचारियों को वेतन 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 भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। ब्रिटिश कंपनी के अधीन अधिकारी और कर्मचारियों को वेतन
भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगले 20 वर्षों तक 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 कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार भारत में बहाल रहेंगे। अगले 20 वर्षों तक कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार भारत में बहाल रहेंगे। अगले 20 वर्षों तक कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार भारत में बहाल रहेंगे। अगले 20 वर्षों तक कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार भारत में बहाल रहेंगे। चलिए अब स्टार मार के लिखिएगा, स्टार मार के लिखिएगा। वर्ष 1600 ईस्वी में, स्टार मार के लिखिएगा, वर्ष 1600 ईस्वी में, वर्ष 1600 ईस्वी में, वर्ष 1600 ईस्वी में, वर्ष 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने महारानी एलिजाबेथ ने वर्ष 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने एलिजाबेथ प्रथम कर लीजिए, एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान की, भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान की, भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान की। लेकिन आगे चलकर ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया लेकिन ब्रिटिश संसद के द्वारा
लेकिन ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को अपने नियंत्रण में रखने हेतु लेकिन ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को अपने नियंत्रण में रखने हेतु समय समय पर जो एक्ट पारित किया गया उन एक्टों के जरिए उन एक्टों के जरिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को नियंत्रित किया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को नियंत्रित किया गया। चलिए, अब 1793 के चार्टर एक्ट पारित होने के 20 वर्षों बाद वर्ष 1813 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे 1813 का चार्टर एक्ट कहते हैं। तो वर्ष 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट पारित हुआ है, 1813 के चार्टर एक्ट की विशेषताएं क्या क्या है, इसको आप समझिएगा। देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट में पहला प्रावधान यह किया गया कि इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने को लेकर घोषणा किया गया। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1813 ईस्वी तक जो भारत में व्यापार करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को था, उस व्यापार करने के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया और कहा गया कि अब भारत में सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेंगी, बल्कि अब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सकती है। ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सकती है और ब्रिटेन की कोई भी कंपनी ही भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकती है, बल्कि अगर कोई ब्रिटेन का आम नागरिक भी चाहता है कि वो भारत में व्यापार करे, तो ब्रिटेन का कोई आम नागरिक भी, कोई व्यापारी भी भारत आकर के व्यापार कर सकता है। देखिए, समझिएगा चीजों को। 1813 के चार्टर एक्ट पारित होने से पहले तक भारत में व्यापार करने का एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को थी। मतलब भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, दूसरा कोई भी भारत में व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत
कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करते हुए यह घोषणा किया गया कि अब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी आकर भारत में व्यापार कर सकती है, ब्रिटेन का कोई भी व्यापारी आकर के भारत में व्यापार कर सकता है। अर्थात कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और एकाधिकार का मतलब होता है जब किसी चीज को लेकर एक ही व्यक्ति को अधिकार होता है, वही एकाधिकार कहलाता है। एक प्लस अधिकार, मतलब जैसे मान लिया जाए मुसल्लफपुर हाट में आप देखते होंगे जो व्यापारी होता है सब चीज बेचता है वो, लेकिन अगर मान लिया जाए मुसल्लफपुर हाट में यह व्यवस्था कर दिया जाए जितना व्यापारी है, किसी एक व्यापारी को यह अधिकार दे दिया जाए कि वह सिर्फ आलू बेचेगा, किसी दूसरे को अधिकार दे दिया जाए कि वह सिर्फ प्याज बेचेगा, वह सिर्फ प्याज बेचेगा, किसी तीसरे को अधिकार दिया जाए कि वह जो है गोभी बेचेगा। ठीक है, मतलब आलू पर एक ही व्यापारी का अधिकार, मतलब वही तो व्यापार करेगा, दूसरा आलू का व्यापार कोई करबे नहीं करेगा। तो वही बात है, कुछ समझ पा रहे हैं? इसको लेकर के हम यह भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से कहिए सभी ब्रिटिश व्यापारी के लिए, सभी ब्रिटिश कंपनी के लिए भारत का दरवाजा व्यापार करने के लिए खोल दिया गया। भारत का दरवाजा व्यापार करने के लिए खोल दिया गया। अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी भारत में आकर के व्यापार कर सकती थी, कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में आकर के व्यापार कर सकती थी। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, अर्थात कोई भी कंपनी आकर के अब भारत में व्यापार कर सकती है। लेकिन आगे ध्यान दीजिएगा, एक बात यह कहा गया कि हम कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करते हैं, परंतु अभी भी चाय के साथ व्यापार करने का अधिकार, अभी भी भारत में चाय के साथ व्यापार करने का एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही है। मतलब अभी भी भारत में चाय का व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है, दूसरी कोई कंपनी भारत में चाय का व्यापार नहीं करेगी। और यह भी कहा गया कि पूर्वी एशियाई देशों में चीन के साथ भी व्यापार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा। मतलब 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन पूरी तरीका से समाप्त नहीं किया गया, बल्कि आंशिक तौर पर समाप्त किया गया, बल्कि आंशिक तौर पर समाप्त किया गया, आंशिक तौर पर समाप्त किया गया। यह बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी भी भारत में चाय का व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, और अभी भी पूर्वी एशियाई देशों में चीन के साथ व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। यही वजह है कि हम यह कह सकते हैं कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त हुए, लेकिन आंशिक तौर पर समाप्त हुए, समाप्त हुए लेकिन आंशिक तौर पर समाप्त हुए। इसके बाद इस एक्ट में यह कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च होगा, भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च होगा, यह भी बात इस एक्ट में कहा गया। इसके बाद इस एक्ट में यह कहा गया कि ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी जाती है। मतलब ईसाई मिशनरी अब भारत में ईसाई धर्म का प्रचार खुले तौर पर कर सकता है और भारत का ईसाईकरण कर सकता है, भारत का ईसाईकरण कर सकता है। मतलब भारत में जो हिंदू और मुसलमान है उनको कहेगा कि आप अपना धर्म छोड़ दीजिए और ईसाई धर्म को अपना लीजिए। देखिए, जो ब्रिटिश लोग आए थे शुरू में तो वो व्यापारी बनकर आए, अब बाद में भारत में शासन करने लगे और बाद में भारत का ईसाईकरण भी करना शुरू कर दिया। तो हर चीज में सफलता तो नहीं मिला, लेकिन भारत में शासन करने में और भारत में व्यापार करने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता निश्चित तौर पर मिला है। लेकिन भारत का ईसाईकरण करने में कंपनी सफल नहीं हो पाया, कंपनी सफल नहीं हो पाया भारत का ईसाईकरण करने में। लेकिन
जो है ईसाईकरण करने का प्रयास जो है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत निश्चित तौर पर जो है आपको किया गया था। ठीक है, तो अब नीचे से लिखिए 1813 का चार्टर एक्ट। अठारह सौ तेरह का चार्टर एक्ट। अठारह सौ तेरह का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। एक नंबर में इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की घोषणा की गई। लेकिन ध्यान रहे कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार आंशिक तौर पर समाप्त किए गए। लेकिन ध्यान रहे कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार आंशिक तौर पर समाप्त किए गए। लेकिन ध्यान रहे कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार आंशिक तौर पर समाप्त किए गए। लेकिन ध्यान रहे कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार आंशिक तौर पर समाप्त किए गए। लेकिन ध्यान रहे कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार आंशिक तौर पर समाप्त किए गए। क्योंकि एक्ट में यह प्रावधान था कि भारत में चाय का व्यापार अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। भारत में चाय का व्यापार अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। भारत में चाय का व्यापार अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी तथा पूर्वी एशियाई देशों में चीन के साथ व्यापार भी ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा, इस एक्ट के तहत ब्रिटेन ने इस एक्ट के तहत ब्रिटेन ने भारत के साथ इस एक्ट के तहत ब्रिटेन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार की नीति, मुक्त व्यापार की नीति, मुक्त व्यापार की नीति, मुक्त व्यापार की नीति, मुक्त व्यापार की नीति अपनाते हुए, मुक्त व्यापार की नीति अपनाते हुए, मुक्त व्यापार की नीति अपनाते हुए सभी ब्रिटिश कंपनी के लिए, सभी ब्रिटिश कंपनी के लिए, सभी ब्रिटिश कंपनी के लिए, कोमा, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए और सभी ब्रिटेन वासियों के लिए, 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 और सभी ब्रिटेन वासियों के लिए भारत के व्यापार के मार्ग को खोल दिया गया। सभी ब्रिटेन वासियों के लिए भारत के व्यापार के मार्ग को खोल दिया गया। भारत के व्यापार के मार्ग को खोल दिया गया। भारत के व्यापार के मार्ग को खोल दिया गया। भारत के व्यापार के मार्ग को खोल दिया गया। भारत के व्यापार के मार्ग को खोल दिया गया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक वर्ष, इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक वर्ष भारतीय शिक्षा पर ₹1,00,000, प्रत्येक वर्ष भारतीय शिक्षा पर ₹1,00,000 खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष भारतीय शिक्षा पर ₹1,00,000 खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट, इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को, इस एक्ट के तहत ईसाई धर्म प्रचारक को ईसाई मिशनरी कहा जाता है। जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कहा जाता है उसी को मिशनरी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की
भारत में ईसाई धर्म प्रचार की, भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट, भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट, भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट प्रदान की गई, भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट प्रदान की गई, भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट प्रदान की गई। चलिए हो गया। अब इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट पारित होने के 20 वर्षों बाद 1833 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ है जिसे 1833 का चार्टर एक्ट कहा जाता है। जो 1833 का चार्टर एक्ट है, उस चार्टर एक्ट की विशेषता क्या है? 1833 के चार्टर एक्ट की क्या विशेषता है, अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश कंपनी को सिर्फ चाय का व्यापार भी करने का अधिकार नहीं रहा, बल्कि अब ब्रिटेन की दूसरी कंपनी भी भारत में आकर के चाय का व्यापार कर सकती थी। और चीन के साथ ब्रिटेन का कोई भी कंपनी आकर के व्यापार कर सकता था, कोई भी व्यापारी आकर के व्यापार कर सकता था। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1813 बोल दिए थे, सॉरी 1813 बोल दिए थे क्या, सॉरी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः खत्म कर दिए गए, पूरी तरीका से खत्म कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः खत्म कर दिए गए, पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तत्पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन प्रशासन करने की जिम्मेदारी दी गई। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, उस व्यापारिक कंपनी से व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए और उस व्यापारिक कंपनी को भारत में शासन प्रशासन करने का अधिकार दिया गया। यानी भारत में जो है कंपनी अब शासन प्रशासन कर सकती है, यह अधिकार दिया गया। अर्थात ब्रिटिश कंपनी व्यापारिक कंपनी से एक प्रशासनिक कंपनी बन गई, ब्रिटिश कंपनी से एक प्रशासनिक कंपनी बन गई। मतलब हम कह सकते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। इसके बाद इस एक्ट की और भी कई सारी अन्य विशेषताएं हैं, जैसे इस एक्ट के तहत ही 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया और इस एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। इसके बाद इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया जाएगा और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य को शामिल करने को लेकर
इस एक्ट के प्रावधानों के तहत ही वर्ष 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ। इसके बाद इस एक्ट में यह भी घोषणा किया गया था कि जो गवर्नर जनरल है वह पूरे भारत के लिए एक बजट तैयार करे। गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए एक बजट तैयार करे, यह प्रावधान भी इसी एक्ट में किया गया था। बजट एक प्रकार का लेख पत्र होता है जो सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा तैयार करता है। यानी बजट के जरिए यह बतलाने का प्रयास किया जाता है कि सरकार को एक वर्ष में कितना इनकम होने हैं और सरकार को एक वर्ष में कितना खर्च होने हैं, यह बजट के जरिए ही दिखलाया जाता है। पहली बार 1833 के चार्टर एक्ट में ही बजट को लेकर यह प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल पूरे भारतवर्ष के लिए सिर्फ एक बजट बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन इस एक्ट में यह प्रावधान तो था, परंतु भारत में पहली बार जो बजट पेश हुआ है, भारत में पहली बार बजट पेश हुआ है 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में भारत में पहली बार बजट पेश हुआ है और संपूर्ण भारत के लिए एक बजट पेश किया गया था 1860 में। जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट में ही दास प्रथा को समाप्त करने को लेकर प्रयास किया गया, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा समाप्त नहीं किए जा सके, बल्कि दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो ने किया। इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया, कंपनी के अधीन अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर किया जाएगा। योग्यता के आधार पर किया जाएगा। और इस एक्ट में यह था कि कंपनी के अधीन जो अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, उस नियुक्ति में धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, रंग इत्यादि आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, आप इस बात को समझिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी, उसमें ब्रिटेन वासियों को ज्यादा तरजीह दिया जाता था। ब्रिटेन वासियों को ज्यादा तरजीह दिया जाता था, अंग्रेजों को ज्यादा तरजीह दिया जाता था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया, कंपनी के अधीन नियुक्ति में जन्म के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब अब जो कंपनी के अधीन नियुक्ति होगा उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। और इसी एक्ट ने 1833 के चार्टर एक्ट ने ही भारत के लोगों को शासन प्रशासन में भाग लेने को लेकर एक नियमितता की स्थिति प्रदान की। अर्थात सीधे और सरल शब्दों में कहे, भारतीयों की भी प्रशासनिक भागीदारी और हिस्सेदारी का संकेत 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए दिया गया था। और 1833 के चार्टर एक्ट में भी यह संकेत दिया गया था, 1833 के चार्टर एक्ट में ही यह संकेत दिया गया था
कि आने वाले दिनों में भारत के लिए एक संविधान का निर्माण होगा, आने वाले दिनों में भारत में लोकतंत्र की स्थापना होगी। ये तमाम प्रकार के संकेत 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए ही जो है आपको दिए गए थे। क्लियर है? तो ये सब बात आप याद रखिएगा, नीचे से लिखिए, हेडिंग मारिए 1833 का चार्टर एक्ट, लिखिएगा। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। एक नंबर में इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। 2 नंबर में इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन प्रशासन करने की जिम्मेवारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन प्रशासन करने की जिम्मेवारी दी गई अर्थात कंपनी को एक प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। कंपनी को एक प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के तौर पर गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के तौर पर विधि सदस्य चौथे सदस्य के तौर पर विधि सदस्य को शामिल किया जाएगा। विधि सदस्य को शामिल किया जाएगा और इसी को लेकर प्रथम विधि आयोग का गठन प्रथम विधि आयोग का गठन और इसी को लेकर प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया। भारत का गवर्नर जनरल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। नेक्स्ट, इस एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। नेक्स्ट, इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि 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 इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि
कंपनी के अधीन होने वाली नियुक्ति या नियोजन में धर्म के आधार पर, कंपनी के अधीन होने वाले नियुक्ति या नियोजन में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, रंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, रंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाएंगे। अर्थात इस एक्ट ने देश के शासन प्रशासन में इस एक्ट ने देश के शासन प्रशासन में भारतीयों के शामिल होने के मार्ग को प्रशस्त किया। भारतीयों के शामिल होने के मार्ग को प्रशस्त किया। भारतीयों के शामिल होने के मार्ग को प्रशस्त किया। भारतीयों के शामिल होने के मार्ग को प्रशस्त किया। भारतीयों के शामिल होने के मार्ग को प्रशस्त किया। भारतीयों के शामिल होने के मार्ग को प्रशस्त किया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट ने ही पहली बार संविधान निर्माण के संकेत दिए। 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 नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट में ही यह प्रावधान किया गया कि
इस एक्ट में ही यह प्रावधान किया गया कि इस एक्ट में ही यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल संपूर्ण देश के लिए गवर्नर जनरल संपूर्ण देश के लिए एक बजट संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करेगा। लेकिन ध्यान रहे कि उसी में लेकिन ध्यान रहे कि भारत में पहली बार बजट पेश 1860 ईस्वी में 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में पहली बार बजट पेश 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया। जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, इस अधिनियम में दास प्रथा को समाप्त करने को लेकर इस अधिनियम में दास प्रथा को समाप्त करने को लेकर प्रावधान किए गए। लेकिन दास प्रथा का अंत लेकिन दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में कानून बनाकर लॉर्ड एलन बरो ने किया। लेकिन दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में कानून बनाकर लॉर्ड एलन बरो ने किया। लेकिन दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में कानून बनाकर लॉर्ड एलन बरो ने किया। चलिए, ये सब 1833 के चार्टर एक्ट की विशेषता है। अब इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट पारित होने के 20 वर्षों बाद 1853 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ है जिसे 1853 का चार्टर एक्ट कहा जाता है।
अब जो 1853 के चार्टर एक्ट की विशेषता है, 1853 के चार्टर एक्ट की विशेषता को हम लोग देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1853 के चार्टर एक्ट में एक बात यह कही गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक भारत में शासन प्रशासन करेगी जब तक महारानी की इच्छा होगी। 1853 के चार्टर एक्ट में पहला प्रावधान यह किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक भारत में शासन प्रशासन करेगी जब तक कि महारानी की इच्छा होगी। इसके बाद इस एक्ट में दूसरा प्रावधान यह किया गया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होगा, और इसी एक्ट के तहत सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होना प्रारंभ हुआ। इसी एक्ट के तहत सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होना प्रारंभ हुआ। देखिए, सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा को आरंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश चीन है। सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा को आरंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश चीन है। और फिर भारत में अगर देखा जाए तो भारत में सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ हुआ है 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और आपके मन में यहां पर यह प्रश्न आना चाहिए, उससे पहले सिविल सेवकों की नियुक्ति होती थी या नहीं होती थी, और अगर होती थी तो कैसे होती थी? तो 1853 ईस्वी से पहले भी सिविल सेवकों की नियुक्ति होती थी। 1853 ईस्वी से पहले भी सिविल सेवकों की नियुक्ति होती थी, लेकिन 1853 ईस्वी से पहले सिविल सेवकों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नामक संस्था के द्वारा किया जाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नामक संस्था के द्वारा किया जाता था। इसके अलावे इस एक्ट में 1853 के चार्टर एक्ट में अगला प्रावधान क्या था? तो 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बार ब्रिटिश कंपनी के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन विधायी काम होगा, कौन प्रशासनिक काम होगा। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विधि निर्माण से संबंधित कौन कार्य होंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विधि निर्माण, कानून निर्माण से संबंधित कौन कार्य होंगे और शासन प्रशासन से संबंधित कौन कार्य होंगे, इसको स्पष्ट पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट के जरिए किया गया। इसके बाद 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही पहली बार केंद्रीय विधान परिषद के गठन को लेकर प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के गठन को लेकर प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के गठन को लेकर प्रावधान किया गया। और वही केंद्रीय विधान परिषद जो है बाद में जाकर के संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का रूप धारण किया है। लोकसभा और राज्यसभा का रूप धारण किया है। क्लियर है? तो नीचे से हेडिंग मारिए 1853 का चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। एक नंबर में, इस एक्ट के तहत भारत में इस एक्ट के तहत भारत में सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु
सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु, सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हुए, प्रारंभ हुए। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। विश्व में प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश चीन है। विश्व में प्रतियोगिता परीक्षा, विश्व में प्रतियोगिता परीक्षा, विश्व में प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश चीन है। विश्व में प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश चीन है। विश्व में प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश चीन है। पहला देश चीन है। अब 2 नंबर में लिखिएगा, ये तो स्टार मार के लिखा है, अब 2 नंबर में लिखिएगा। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के परिषद के, गवर्नर जनरल के परिषद के, गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को, गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को, गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट के तहत संपूर्ण भारत के लिए इस एक्ट के तहत संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद, पृथक विधान परिषद, पृथक विधान परिषद, पृथक विधान परिषद पृथक विधान परिषद का गठन किया गया। और यही परिषद आगे चलकर यही परिषद आगे चलकर यही परिषद आगे चलकर लघु संसद, लघु संसद का रूप ग्रहण किया। लघु संसद का रूप ग्रहण किया। चलिए अब देखिए, कल के सेशन को यानी लास्ट सेशन को अगर आप याद करें तो हम आपको बताए हुए थे कि अंग्रेजों ने भारत में शासन 2 रूपों में किया। सर्वप्रथम 1757 से 1857 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1757 से 1857 के बीच जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा है, इस अवधि के दौरान ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक पारित हुआ। सबकी विशेषता से हम आपको अवगत करवा दिए। अब इसके बाद 1858 से 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा है। अब ब्रिटिश क्राउन के शासन के दौरान 1858 के भारत परिषद अधिनियम से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक पारित हुए हैं। तो आगे अब हम लोग जानेंगे ब्रिटिश क्राउन के शासन के दौरान पारित जो
58 के भारत परिषद अधिनियम से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक है, उन अधिनियमों की विशेषता को हम लोग देखेंगे। तो आगे अब आप हेडिंग मारिए 1858 का भारत परिषद अधिनियम। क्या हुआ? ठीक है, जितना लिखा है उतना पढ़िए। अब नए हेडिंग मारिएगा तो पढ़िए, जितना लिखाए हैं समझाए हैं उसको पढ़िए, जितना समझाए हैं लिखाए हैं उसको पढ़िए, जल्दी पढ़िए, पढ़ने बोले हैं। पढ़िए, पढ़िए। पढ़ लिए जी, पढ़ लिए। चलिए आइए सुनिए। कुछ सलाह और कुछ सूचना। देखिए, आप सब लोग संभवतः वनडे परीक्षा का तैयारी करते हैं, और आप जिस वनडे परीक्षा की तैयारी करते हैं उस वनडे परीक्षा में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब एगो क्वेश्चन होता है, 4 गो ऑप्शन होता है, और उस 4 ऑप्शन में से ही एगो सही होता है, जो सही होता है उसी को चुनना होता है। आप यही परीक्षा की तैयारी करते हैं, इसी को वनडे एग्जाम कहा जाता है। तो जितना अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन, जितना अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन पर आपका पकड़ होगा, जितना अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन पर आपका पकड़ होगा, आपकी तैयारी उतना बेहतर होगा। संस्थान में
एक डेली टेस्ट सीरीज चलता है शाम में 7 से 9:30। वह टेस्ट सीरीज आपको चलता है सोमवार से शुक्रवार। लेकिन फिलहाल वो टेस्ट सोमवार से शुक्रवार नहीं चल रहा है, बल्कि सोमवार से शुक्रवार चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि 5 दिन समझ गए। लेकिन जो आपको वो टेस्ट है, फिलहाल वो टेस्ट सोमवार, बुधवार और शनिवार, सोमवार, बुधवार और शनिवार को चल रहा है, और तीनों दिन हमारा ही टेस्ट हो रहा है। बिट्टू सर अनुपस्थित है, आप सब लोग जानते हैं, घर गए हुए हैं, आ जाएंगे जल्दी। तो 3 दिन हो रहा है, हमारा ही टेस्ट हो रहा है, और हम पढ़ाते हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो उसी का टेस्ट हो रहा है। तो इस सप्ताह में तो 2 टेस्ट सोमवार और बुधवार को हो चुका है। अब अगला टेस्ट शनिवार को है शाम में 7 से 9:30। तो जो बैच है, बैच के साथ साथ अगर आप टेस्ट भी करते हैं, भले आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, आपका एक भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, आप पढ़ना शुरू ही किए हैं, या आपका 1 सब्जेक्ट क्लियर है, 2 सब्जेक्ट क्लियर है, 3 सब्जेक्ट क्लियर है, मतलब उससे नहीं है। देखिए, अब कोई बच्चा जन्म लिया और वो सीधे तो बोलने नहीं लगता है, तो वैसे ही मान लिया जाए कि आप टेस्ट में आइएगा, सीधा तो आपसे 50 क्वेश्चन नहीं बनेगा, हो सकता है आपसे 1 को नहीं बने, आपने पढ़े हैं। तो 50 क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन को सुनिएगा। तो होगा क्या कि एक दिन में जो है आपको 50 क्वेश्चन विद डिस्कशन 150 से 200 क्वेश्चन की जानकारी हो जाएंगी। और सिलेबस खत्म होते होते आप अगर 150 से 200 टेस्ट दे देते हैं, तो हमको लगता है कि पूरी तरीका से आप तैयार हो जाइएगा, पूर्णतः आप तैयार हो जाइएगा, फिर आप में कोई कमी नहीं रहेगा। तो मेरा यह सलाह है कि आप बैच के साथ साथ डेली टेस्ट सीरीज को भी करें, चाहे आप ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें। देखिए, एक टीचर या मार्गदर्शक का काम होता है सही मार्गदर्शन करना, एक छात्र का काम होता है टीचर की बातों को अपने जीवन में उतारना और नहीं उतारना। अगर आप चाहते हैं कि जीएस की तैयारी आपकी काफी शानदार हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीएस की तैयारी काफी शानदार हो, तो आप फाउंडेशन बैच पढ़ने के साथ साथ डेली टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी भी मोड में हो, आप कीजिए। ऑफलाइन टेस्ट शाम में 7 से 9:30 चलता है, और ऑनलाइन चलता है आपको सेम टाइम चलता है, एप्लीकेशन पर ऑनलाइन चलता है। समझ गए? यह सलाह है। और अगर आप चाहते हैं कि आप देखें कि आपको टेस्ट से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिलहाल इस शनिवार को, और जब तक बिट्टू सर नहीं आते, फिलहाल इस शनिवार को और जब तक बिट्टू सर नहीं आते हैं, तब तक के लिए आप लोगों के लिए टेस्ट, डेली टेस्ट सीरीज जो शाम में 7 से 9:30 होता है, वो अगर आप देना चाहते हैं तो आप किसान कोल्ड स्टोर सेंटर पर जाकर के दे सकते हैं। आप देख सकते हैं उससे आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको उसके लिए कोई चार्ज पे करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी जब तक बिट्टू सर नहीं आते हैं, 2, 4, 5 टेस्ट दे करके जो है आप अपना देख लीजिए कि उससे आपको फायदा होता है या नहीं होता है। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव कहता है, जहां तक मेरा मानना है, उससे आपको फायदा निश्चित तौर पर होगा। भले 50 क्वेश्चन में से आपसे एक भी नहीं बने, लेकिन अगर आप उसको करते हैं तो उससे आपको बहुत अधिक फायदा होगा और आपका जीएस काफी बेहतर होगा। अगर आप डेमो के तौर पर देखना चाहते हैं तो आप शनिवार को शाम में 7 बजे किसान कोल्ड स्टोर सेंटर पर पहुंच जाइएगा, और वहां पर आपको क्वेश्चन मिलेगा और डिस्कशन जो है आपको होगा। तो आप
क्वेश्चन बना करके डिस्कशन सुनिएगा। 2-3 टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपको उससे अनुमान लग जाएगा, और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर आपसे कार्ड नहीं पूछा जाएगा, आपके लिए ये टेस्ट फ्री ही रहेगा। 2-4-5 टेस्ट जब तक बिट्टू सर नहीं आते हैं तब तक, ताकि आप देख सके आपको फायदा होता है या नहीं होता है। तो शनिवार को टेस्ट है, आप आकर के देखिए, अपने आप को आजमाइए और इससे आपको बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर के क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप? मतलब जब तक बिट्टू सर नहीं आते हैं तब तक बिट्टू सर का अगर क्लास नहीं हो रहा है तो आप टेस्ट दीजिए, उसी के बहाने जो है कुछ चीज आप धीरे धीरे जानते रहिए। यह सलाह है। दूसरा सूचना है। सूचना यह है, एएलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है। एएलपी और टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया है, उस वैकेंसी के मद्देनजर मैथ और रीजनिंग का एक टारगेट बैच दिया जा रहा है। प्रभु सर आपको पढ़ाएंगे। कल से वो बैच शुरू हो रहा है, 23 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है। दोपहर में 2 से 4, दोपहर में 2 से 4 के बीच मैथ और रीजनिंग का एएलपी और टेक्नीशियन वैकेंसी के मद्देनजर एक टारगेट बैच शुरू हो रहा है। अगर आप उस बैच को करते हैं और अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का परीक्षा देने जा रहे हैं तो मैथ रीजनिंग में आप बहुत बेहतर कीजिएगा। इस बात का भरोसा हम आपको दे रहे हैं, समझ गए? तो ये चीज है। तो ये हुआ आपको सूचना। अब इसके बाद बिट्टू सर नहीं है, इसी वजह से कल आपका क्लास नहीं है। आपका क्लास पुनः कब है? परसों, और अपने समय से है, समझ गए? मेरा ही क्लास होगा। जब सर आ जाएंगे तो सर का क्लास हो जाएगा, बायोलॉजी शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद जो आज पढ़ाए हैं, समझाए हैं, उसको करते हैं अब हम लोग याद। और हां, शनिवार को आइए, शनिवार को बता देंगे, ठीक है? रविवार को ले लेंगे क्लास आप लोग का, ठीक है? चलिए आगे आइए, अब करते हैं याद। सुनिएगा, किस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश अधिकारी और कर्मचारी को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा? 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का। तो किस एक्ट में यह प्रावधान किया गया? किस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश अधिकारी को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा? 1793 का। किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिए गए? 1813। 1800 या किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किए गए? 1813। दोनों प्रश्न आएगा तो दोनों का उत्तर होगा 1813 ही, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहार एसआई ने इस प्रश्न को पूछा है, किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुए? आंसर होता 1813। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिएगा, किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुए? आंशिक रूप से समाप्त हुए 1813। पूर्णतः समाप्त हुए 1833। पूर्णतः समाप्त हुए। अब इसके बाद किस एक्ट के तहत ब्रिटेन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार की नीति अपनाई? 1813। 1800 किस एक्ट के तहत ब्रिटेन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार की नीति अपनाई? किस एक्ट में भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई? 1800। और किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई? 1800। किस एक्ट के तहत सभी ब्रिटेन वासियों के लिए व्यापार हेतु भारत का दरवाजा खोल दिया गया? 1813। 1813। किस एक्ट के तहत सभी ब्रिटेन वासियों के लिए भारत के साथ व्यापार हेतु भारत का दरवाजा खोल दिया गया? 1813। आगे, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी से एक प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया? 1833। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी से प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया? 1833। इसके बाद आगे बतलाइएगा, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि संपूर्ण देश के लिए एक बजट पेश किया जाएगा? 1833। लेकिन पहली बार भारत में बजट पेश कब हुआ?
1800। भारत में पहली बार बजट कब पेश हुआ है? 1800। किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने। अच्छा, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ है? प्रथम विधि आयोग का गठन, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड। किस एक्ट में संविधान निर्माण के संकेत मिलते हैं? 1833। किस एक्ट में संविधान निर्माण के संकेत मिलते हैं? किस एक्ट के तहत भारतवासियों को भारत के शासन प्रशासन के भागीदारी के मार्ग को प्रशस्त किया? 1833। 1800। अच्छा, किस एक्ट के तहत भारत में सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ हुआ? 1853। किस एक्ट के तहत भारत में प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ हुआ है? 1853। प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ करने वाला विश्व का पहला देश? पहला देश। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग किया गया? 1800। किस एक्ट के तहत संपूर्ण देश के लिए एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया? 1800। 1800। क्लियर है? याद हो न गया? इससे आगे मिलेंगे कब? परसों। परसों अपने समय से। धन्यवाद। लड़की लोग निकलिए, लड़की को निकलने दीजिए। लड़का लोग इधर से निकलिए, लड़की इधर से निकलिए, लड़का इधर से निकलिए। शाम में 3 से 5 रहेगा।